नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह से बैठकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बताता हूँ। मैं अभी बैठा हूँ गोवा के बीच पे यहाँ, और मैं सोचा चलो आज आपसे वीडियो के ज़रिए कुछ लॉ पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या इफ़ेक्ट होता है इंटरिम इंजंक्शन के लागू होते हुए अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है तो उस पर। दूसरी बात ये है कि क्या जो व्यक्ति सूट में पार्टी नहीं था वो अपील में जाकर उस डिक्री को चैलेंज कर सकता है। इसके क्या क्या रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस हैं, इन सब चीज़ को समझने के लिए पहले हम एक फैक्ट पे डिस्कस करते हैं। फैक्ट ये कि एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल होता है। उस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में इंटरिम ऑर्डर पास हो जाता है और उसके बाद प्रभाकर और उसकी वाइफ बीना मिलकर उस पर एक पार्ट प्रॉपर्टी का खरीद लेती हैं और उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव करती है इम्प्लीडमेंट का उस केस में, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन और उसके रिजेक्ट होने के बाद उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो फाइनल हो जाता है। बाद में उस केस में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केस में डिक्री पास हो जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, और तब ये दोनों प्रभाकर और उसकी वाइफ बीना एक अपील फाइल करती हैं उस डिक्री को चैलेंज करते हुए, और जिसमें 580 दिन का डिले होता है। हाई कोर्ट इस ग्राउंड पे कि ये जो इनका जो मेन दो ग्राउंड पे ये चैलेंज करते हैं। पहला ग्राउंड तो ये था कि ये दोनों बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी एजेड हैं और अपने बेटे के पास स्वीडन रहते हैं। इनको डिक्री का पता ही बाद में चला। और दूसरा ग्राउंड ये लेते हैं कि जिससे इन्होंने ख़रीदा था वो कॉल्यूजन में है प्लेंटिफ के, जिसने सूट फाइल किया था। और इसका एक जो ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से दिखाते हैं कि जो प्लेंटिफ ने विटनेसेस एग्जामिन करे थे उसका इन्होंने क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया था। तो इन दो ग्राउंड को कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट अलाउ कर देती है उसके एप्लीकेशन को, और 580 दिन का जो डिले था उसको कंडोन कर देती है और वो अपील को एडमिट कर लेती है। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम है एच अनजप्पा वर्सेस प्रभाकर। और अब जो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं बताऊं कि आपको जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, जो लीगल प्रोविजंस हैं इस केस में, जो सबसे पहला आता है सेक्शन 96 और सेक्शन 100 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें हम अपील प्रीफर करते हैं या तो ओरिजिनल डिग्री से, या फर्स्ट अपील या सेकंड अपील। आप सभी जानते हैं कि ये लीगल प्रपोजिशन सेटल्ड है कि अगर कोई स्ट्रेंजर है तो वो उस डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या वो स्ट्रेंजर हैं, और अगर हैं तो उनके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। हालांकि एक बड़ा सेटल्ड प्रिंसिपल ये भी है कि कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड है किसी डिग्री से या किसी ऑर्डर से वो उसको चैलेंज कर सकता है। बस उसको एग्रीव्ड पर्सन अपने को शो करना होगा कि उसके राइट सब्सटेंशियली अफेक्ट हो रहे हैं अगर उस डिग्री को एग्जीक्यूट किया जाए तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस इन्वॉल्व हैं सेक्शन 96 और सेक्शन 100 में, जिसके ज़रिए ग्रांट करती है लीव टू अपील कोर्ट किसी स्ट्रेंजर को। हालांकि जो प्रोविजंस दोनों हैं उसमें कहीं भी कोई किस कैटेगरीज के पर्सन जा सकते हैं अपील में, ये कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेंजर है उसको परमिट किया जाता है, कोर्ट अपील में जाने के लिए परमिशन दे सकती है। बस कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना होता है कि जो व्यक्ति अपील में जा रहा है वो एग्रीव्ड पर्सन है और वो अपील फाइल कर सकता है कोर्ट की लीव लेकर। अब एग्रीव्ड पर्सन को लेकर जो बहुत सारे जजमेंट्स हैं उसमें जो बेसिक चीज़ है कि जो भी ये पर्सन एग्रीव्ड है वो साइकोलॉजिकल और इमेजिनरी इंजरी को नहीं दिखाए, वो एक्चुअल इंजरी को दिखाना होगा। रियली लीव टू अपील उसको ग्रांट नहीं होता है जो ट्रायल कोर्ट के प्रोसीडिंग में पार्टीज नहीं थे, और वो जजमेंट या डिक्री जो भी होता है उससे बाउंड होता है। लेकिन अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाता है कि वो एग्रीड पर्सन है तो कोर्ट इसको कंसीडर कर सकती है। अब दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस केस में, जैसा कि हम सभी जानते हैं
सेक्शन 52 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस की बात करता है, वो भी अफेक्ट करता है राइट्स के। जो व्यक्ति मुकदमे के दरमियान कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या उस पर कोई डिवोल्यूशन होता है इंटरेस्ट का। अब सेक्शन 52 को अगर देखें ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट को, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कि सबसे पहला तो पेंडेंसी के दौरान ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दूसरा कि जो सूट है या प्रोसीडिंग है वो कॉल्यूसिव नहीं होना चाहिए। और ये कॉल्यूसिव वर्ड का ही एडवांटेज लेना चाह रहे थे प्रभाकर और उसकी वाइफ बीना। उनका ये कहना था कि जो प्लेंटिफ है और जिससे उन्होंने ख़रीदा था वो कॉल्यूजन में आकर ये डिक्री पास कराए हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि ये जो ट्रांसफ़र हो या जो इंटरेस्ट क्रिएट हो वो डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी में होना चाहिए जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में था लीगल प्रोसीडिंग के। चौथा कि जो प्रॉपर्टी है वो अदरवाइज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था सूट के पेंडेंसी के दरमियान, और जो भी सूट का आउटकम होगा वो उस पर बाइंडिंग होगा। तो अब देखते हैं कि जो लीज पेंडेंस की बात जिसमें हम कर रहे हैं सेक्शन 52 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी लीज पेंडेंस में ट्रांजैक्शन होता है वो अपने आप में कोई इलीगल नहीं है, लेकिन उसको वो जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है उसका है। और जो भी टाइटल ट्रांसफ़र होता है, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है किसी सूट प्रॉपर्टी में, और जो भी एक्विजिशन होता है कोई राइट इंटरेस्ट है, वो सूट के जो भी फाइनल डिसीजन होता है उस पर निर्भर करता है। एक बात और कही कि जो पेंडेलाइट ट्रांसफ़र है वो सूट में एडिशन अपने को पार्टी बनाने का प्रयास कर सकता है। ऑर्डर 1 रूल 10 के ज़रिए कोर्ट को उसको दिखाना होगा कि उस पर राइट कैसे डिवॉल्व हुआ है। जहाँ तक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात है, उसमें तो जो सेटल्ड प्रिंसिपल है वो है कि जो भी एग्रीमेंट टू सेल के पार्टी नहीं है वो नेसेसरी पार्टी नहीं माने जाते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को लेकर वो आगे बढ़ा, वो 2 क्वेश्चन था बेसिकली। सबसे पहला कि क्या ऑर्डर 1 रूल 10 से इंडिपेंडेंट अगर कोई आदमी एप्लीकेशन लगाता है पार्टी बनने का, तो क्या उसको कोर्ट कंसीडर कर सकती है या उसको प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बनाने के लिए। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक और प्रोविज़न है जो 110 से अलग है, और वो स्पेसिफिक प्रोविज़न है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग का लेकर, वो है 2210 ऑर्डर 22 रूल 10, जो व्यक्ति को एक राइट देता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर आपका कोई असाइनमेंट है या कोई डिवोल्यूशन है इंटरेस्ट का, तो वो कोर्ट अप्रोच कर सकता है और पार्टी बनने का। और ये ऑर्डर 1 रूल 10 के इंडिपेंडेंट है, उससे इंडिपेंडेंट है, और इसको इंडिपेंडेंट तरीके से कंसिडर किया जा सकता था। जो कोर्ट ये कहना चाहती थी यहाँ पे कि प्रभाकर और बीना के पास एक प्रोविज़न ये भी था जिसको वो एजिटेट कर सकता था। अब दूसरा सवाल था कि क्या कोई ट्रांसफ़र जो पेंडेलाइट है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में पार्टी के रूप में ऐड हो सकता है। तो इन दोनों सवालों का जवाब जो कोर्ट ने देखा, इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर आर 3 लीगल प्रोविज़न हैं सीपीसी में जिसके इंटरप्ले में ये सवाल का जवाब होता है। सबसे पहला तो जैसा कि जानते हैं आप, ऑर्डर 1 रूल 10 आप पार्टी बन सकते हैं। दूसरा ऑर्डर 22 रूल 10 जिसमें कि जिसमें ये स्पेसिफिक प्रोविज़न है, जो प्रोसीजर दिया हुआ है कि फाइनल ऑर्डर के पहले अगर कोई असाइनमेंट या डिवोल्यूशन का इंटरेस्ट का होता है, राइट का होता है, तो वो कोर्ट उसको पार्टी बना सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 146 ऑफ सीपीसी। तो इन तीनों को बहुत ही तरीके से डील किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। लेकिन अगर मैं इन तीनों के डिस्कशन को लेकर आगे बढ़ूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको खास कर ऑर्डर 22 रूल 10 और सेक्शन 146 सीपीसी को लेकर डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत बढ़िया जजमेंट लिखा हुआ है जस्टिस पारदीवाले का।